Good evening, everybody. Okay, Bache, in the previous class, we had discussed the question paper that I gave you for the test. तो बच्चे आज मेरे पास एक और स्कूल का पेपर है. रैंडमली मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में ये आया था. It is from some school from कोरबा छत्तीसगढ़. So I went through the question paper. मुझे इसमें questions अच्छे लगे, and this is the reason I am going to discuss these questions with you today. वेरी गुड क्वेश्चंस इन दिस. अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये आज शेयर करने जा रहा हूं. ठीक है, सो विल बी डिस्कसिंग दिस टुडे. देखते हैं दूसरे स्कूल्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड देन इट गिव्स अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ऑलराइट, ओके. तो बच्चे इंस्ट्रक्शंस वही हैं सारी, सेम सेक्शन ए बी सी. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. A ray of light strikes a plane mirror PQ at an angle of incidence 30 degree, and it is reflected from plane mirror, and then it strikes a second mirror QR, which is placed at right angles to first. Angle of reflection at second mirror is. तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं, तब हमें आइडिया होगा. ओके, लेट्स ड्रॉ अ रफ डायग्राम. लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट मिरर सरफेस, और ये हमारी सेकेंड मिरर सरफेस है एट 90 डिग्री. ऑलराइट, 90 डिग्री पे है. अब बच्चे फर्स्ट मिरर सरफेस पे एंगल कितना है? 30 डिग्री. ऑलराइट, तो लाइट रे इधर आई, लेट्स से 30 डिग्री पे. लेट्स ड्रॉ आवर नॉर्मल. ये हमारी नॉर्मल रे है. ओके, तो ये 30 डिग्री पे स्ट्राइक हुई. ऑब्वियसली बच्चे ये भी 30 डिग्री पे स्ट्राइक होगी उधर, 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगी. सो 30 डिग्री पे निकली. ऑलराइट, 30 डिग्री पे निकलेगी, एंड दिस विल देन गो एंड स्ट्राइक हियर. आई विल जस्ट एक्सटेंड दिस. ओके, व्हाट यू हैव टू फाइंड इज, जब ये दूसरे मिरर को जाके स्ट्राइक होगी तो इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा. तो बच्चे दिस इज 30. ऑलराइट, दिस इज 60, दिस इज 90. तो ये कितना होगा? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है. 90 प्लस 60 30. अब आपको क्या करना है, यहां एक नॉर्मल रे बनाएंगे, यहां एक नॉर्मल रे बनाइए. ओके, यहां नॉर्मल रे बन गई. अब यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? अगर ये 30 है तो ये 60 होगा. ऑलराइट, 60 डिग्री. तो अनीशा ने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया था. अनीशा ने इसका आंसर दिया है 60 डिग्री. सो अनीशा, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सेकंड मिरर इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. एब्सोल्युटली राइट. अनीशा, आपने इतनी जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? क्वेश्चन पहले पढ़ लिया था कि इसके लिए कोई फॉर्मूला यूज किया आपने? कोई फॉर्मूला यूज किया है? सर पता था. ऑल राइट, मतलब आपने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है. ऑल राइट, ओके, वेरी गुड. इज इट क्लियर एवरीबडी? क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ आ गया? पी क्यू आर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्री के सारे लॉज लगेंगे, तो 60 डिग्री बन रहा है. ऑल राइट, वेरी गुड. सो वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. अ फुल लेंथ, ओके, a full length image of a distant tall building can be definitely seen by using. अगर बच्चे एक फुल लेंथ इमेज देखनी है तो कौन सा मिरर यूज करेंगे? ऑल राइट, फुल लेंथ इमेज. तो मुदित कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर. ऑल राइट, कॉन्वेक्स मिरर. Okay, but why not both concave as well as plane mirror? All right, full length. बच्चे यहां ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है. फुल लेंथ. फुल लेंथ से जो मुझे समझ आ रहा है कि सेम साइज, सेम साइज पूरा बिल्डिंग. ओके अनीशा, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग.
तो बच्चे फिर तो कॉन्वेक्स मिरर भी यूज हो सकता है, कॉनकेव भी यूज हो सकता है, प्लेन भी यूज हो सकता है। तो विच ऑप्शन शुड वी पिक? कॉनकेव मिरर में भी बच्चे डिस्टेंट बिल्डिंग की फोकस पे बन जाएगी इमेज, पर वो पॉइंट साइज होगी, इट विल बी पॉइंट साइज। कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनेगी अपराइट, प्लेन मिरर में भी वर्चुअल इमेज बनेगी अपराइट। बच्चे मुझे तो प्लेन मिरर ज्यादा सूटेबल रख रहा है, मुझे तो प्लेन मिरर ज्यादा सूटेबल लग रहा है। देवदत्तन, व्हाई आर यू सेइंग कि वी शुड यूज हाफ द साइज ऑफ बिल्डिंग इमेज? व्हाई? अगर प्लेन मिरर है आपके पास, हाँ जी बोलो देवदत्तन। हमें उसका बिल्डिंग का इमेज बनाने के लिए उसका आधा होना चाहिए, साइज ऑफ द बिल्डिंग का आधा जो होगा साइज, उसका मिरर होना चाहिए हमारे पास। ओके, हाफ आप ये कह रहे हो कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप उसकी फुल लेंथ देखना चाहते हो इमेज, तो मतलब आपके पास हाफ साइज होना चाहिए प्लेन मिरर का। इज दैट क्लियर? ऑल राइट, तो फिर आप बताइए क्या ऑप्शन पिक करें? कॉन्वेक्स? ओके, चलो लेट्स पिक अप कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में बच्चे क्या होगा, डिस्टेंट इमेज की पॉइंट साइज इमेज बनेगी, तो बिल्डिंग तो हमें वैसी ही नहीं दिखने वाली, बहुत छोटी हो जाएगी। सो आई थिंक कॉन्वेक्स मिरर शुड बी द बेस्ट ऑप्शन। बी, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें बहुत दिमाग लगा के सोचना पड़ा। चलो क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Magnification produced by a rear view mirror fitted in vehicles. It is less than 1, more than 1, equal to 1, A or B, depending upon position. बच्चे rear view mirror less than 1. बच्चे कई बार जो कुछ टीचर्स है ना, वो rear view mirror को पता क्या मानते हैं, जो ड्राइवर के सामने प्लेन मिरर है, ड्राइवर के सामने जो प्लेन मिरर होता है ना, उसको। ऑलराइट, तो ये गड़बड़ हो जाती है। वो कहते हैं साइड मिरर जो होता है, साइड मिरर वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो कुछ बुक्स में उस हिसाब से आंसर होता है, कुछ बुक्स में साइड मिरर के हिसाब से आंसर है। अब यहां कंफ्यूजन ये है कि सी ऑप्शन भी है, लेस देन 1 भी है, इक्वल टू 1 भी है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग अनेशा। बुक में तो कॉन्वेक्स दिया हुआ है ना, पर कुछ टीचर कहते हैं कि रेयर व्यू मिरर तो जो ड्राइवर के सामने लगा होता है कार के अंदर, वो प्लेन मिरर है। अगर एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से देखोगे तो कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, रेयर व्यू मिरर, तो बच्चे देन इट शुड बी लेस देन 1। इसका सही आंसर होगा लेस देन 1। ओके, चलो वी विल गो बाय एनसीईआरटी बुक, रेयर व्यू मिरर, कॉन्वेक्स। इसको एक बार अपने क्लास टीचर से जरूर, सब्जेक्ट टीचर से जरूर कंफर्म करिएगा, देखिए वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ऑलराइट, ओके, चलो लेट्स मूव ऑन। इज दिस क्लियर? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 8 to power 8, वेलोसिटी इन अ मीडियम इज 1.5। तो बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैसे निकलेगा? 3 into 10 raised to power 8 ओवर 1.5 into 10 raised to power 8, ये कट गया 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी 2। इज इट क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो, वेरी इजी। सिमरन, व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट? मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल कलर लाइट। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है सिंगल कलर लाइट। इज दिस क्लियर? सिमरन, ऑल राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 5। A prism is a homogeneous transparent medium consisting of, ओके, प्रिज्म के अंदर बच्चे कितने सरफेसेस आएंगे? 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्राइंगुलर सरफेसेस। क्या बोलते हो, बताइए। सी ऑप्शन,
3 rectangular, 2 triangular. 5C, Lavanya is saying 2 triangular, 3 rectangular. तो C ऑप्शन ही बन रहा है. So correct answer is C. C ऑप्शन. 3 rectangular surfaces होती हैं और 2 triangular surfaces हैं. Okay, question number 6. Color of white light deviated through largest angle by a prism is. बच्चे जब भी आप लाइट रे को प्रिज्म के थ्रू पास करते हो तो सबसे ज्यादा डिविएशन किसकी होती है? सबसे ज्यादा डिविएशन किसकी होती है? वायलेट की. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. ऑल राइट, सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 7. विच फिनोमेना इज डिपिक्टेड इन द गिवन डायग्राम? बताइए बच्चे. अर्ली सनराइज और लेट सनसेट? बच्चे अर्ली सनराइज, लेट सनसेट. ओके बच्चे इसमें आप ये वाला भी पिक कर सकते हो, बोथ ए एंड बी. क्यों? क्योंकि बच्चे जब अर्ली सनराइज का फिनोमेना होता है तो आपको सन जो है थोड़ा एलोंगेटेड दिखता है, पर जब वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है तो वो सर्कुलर दिखेगा बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्टली रेज आ रही हैं. इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपको डिस्क शेप दिखेगा. तो मेरे हिसाब से तो इसका सी भी हो जाना चाहिए, बोथ ए एंड बी. इज इट क्लियर बच्चे? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जब व्हेन सन इज लो इन द होराइजन तब वो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड आउट भी दिखता है. ओके पर बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? चेंज इन शेप ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड एट नून, अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट. बच्चे मेरे हिसाब से तो सी ऑप्शन होना चाहिए, बोथ ए एंड बी, क्योंकि मैं इससे दोनों चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूं. वैसे तो आपको ये लगेगा कि अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट ही है, दिस इज द ऑब्वियस आंसर, पर बच्चे ये भी हो सकता है. तो हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जहां दोनों है, बोथ ए एंड बी. ऑलराइट, ओके, इज इट क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 8. Light rays are deviated by a prism. The deviation angle delta or D is measured for light rays of different frequencies, including blue and red light. Which graph is correct? Okay. बच्चे white light ऐसे निकल जाती सीधी. Okay. पर प्रिज्म की वजह से ऐसे डिविएशन हो जाती है. तो सबसे ज्यादा डिविएशन किस होगी? मोस्ट, रेड में लीस्ट. तो बच्चे देखिए ग्राफ के हिसाब से देखिए कौन सा ग्राफ सही होगा. रेड की बच्चे डिविएशन सबसे ज्यादा होगी, रेड की डिविएशन सबसे ज्यादा. ब्लू की धीरे धीरे ऊपर जैसे जाओगे आप तो क्या होगा, ब्लू की डिविएशन बढ़ेगी. तो बच्चे मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन होना चाहिए डी, डी ऑप्शन. इज इट क्लियर? डी ऑप्शन. ओके, ऑलराइट. क्योंकि बच्चे देखो रेड की डिविएशन कम है, ब्लू की ऊपर जाते जाते बढ़ेगी. ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? Why not A? Okay, why not A? Deviation for blue is maximum. Maximum and it decreases towards red. All right, A भी सही लग रहा है. एक मिनट, just a moment. इसके अंदर एक मुझे जो गलती दिख रही है ये है फ्रीक्वेंसी. ये होना चाहिए वेवलेंथ लैम्डा.
बच्चे फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रखनी होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, नॉट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। तो बच्चे यहाँ हर एक में लैम्डा आएगा, इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां सब में लैम्डा आना चाहिए था, वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो बच्चे वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड की ब्लू की? रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो बच्चे सही इसका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि बच्चे रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ब्लू की वेवलेंथ कम है, तो कम वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा डिविएशन है, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। बच्चे फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रखनी है हमें, इस क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? विल पिक ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पिक करेंगे, क्योंकि देखो नीचे फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रखनी है, वेवलेंथ चेंज होती है। ऑलराइट, देवादत्तन आंसर की नहीं है इसकी, हमें खुद ही आंसर देने हैं, ये तो क्वेश्चन पेपर मुझे मिल गया था कहीं से। ऑलराइट, चलो, ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 9, radius of curvature of concave lens is 20 centimeter, its focal length would be, बच्चे फोकल लेंथ बतानी है कॉनकेव लेंस की, -20 आएगा, -20। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर है -10, बी में आएगा बच्चे, कॉनकेव लेंस है, बी ऑप्शन। हम क्या कर रहे हैं, एफ इज इक्वल टू r/2 and it is concave, so it will have a negative focal length -10, 20/2. Okay, question number 9, question number 9 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं क्या क्या दिखाया हुआ है। डायग्राम थोड़ा सा अनक्लियर है, इतना क्लियर नहीं है। जो मुझे एस समझ आ रहा है, एस इज डायफ्राम, एस इज डायफ्राम, ये जो नीचे मस्कुलर शीट है डायफ्राम, और टी दिखाया हुआ है एल्वियोलाई, क्यू क्या दिखाया हुआ है, क्यू दिखाया है ट्रैकिया, व्हाट इज पी, पी इज फेरिंग्स। ऑलराइट, चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व। विच ऑफ दीज पार्ट्स, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 is the actual site of gaseous exchange। तो बच्चे टी, टी किस में लिखा हुआ है, ओके ये रहा 1T, तो आई थिंक हमें हमारा आंसर मिल गया। इज द एक्चुअल साइट ऑफ gaseous exchange T, alveoli। 2 का क्या आंसर है, इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ऑलराइट, दैट इज pharynx, pharynx, pharynx is provided with C-shaped cartilage rings, trachea। तो ट्रैकिया क्या लेबल किया है हमने, Q, pharynx is P, एक्चुअल साइट T। ओके, पर यहां हमारे मैच नहीं हो रहे, सेकंड Q, थर्ड R, वेयर इज R, R कहां दिया है, ओके ये R दिया हुआ है, जस्ट अ मोमेंट, R बचे R एल्वियोलाई है, ओके यहां तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो 1 का R, ये बचे देखो यहां R दिया हुआ है, I'll just rub this off, R देखो यहां है, S is diaphragm, okay, moves upwards and downwards during inspiration, तो 5 का S है, 5 का ओके ये तो कुछ और ही है, upward and outward, relaxed and get back to its shape during expiration। ओके बच्चे इसमें तो बहुत कंफ्यूजन है, इसमें तो हमें लेबलिंग्स ही सही नहीं दिख रही। आर एस, मुझे तो डिस्टिंग्विश ही कर पाना मुश्किल हो रहा है कि आर और एस का है। सर जो हमारे टी है वो डायफ्राम है और जो यस है हमारा रिब केज है।
टी डायफ्राम में दिखा रहा है, ये लाइन तो यहां तक जा रही है। नो सर, मुझे लग रहा है कि टी डायफ्राम होगा और जो यस है वो यस होगा रिब केज। एस होगा रिब केज। ओके, यस सर। तो देखो, इज दिस क्लियर? ये तो हमें पता लग रहा है, इज प्रोवाइडेड विद सी शेप रिंग्स, दिस इज क्यू, इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, दिस इज फेरिंग्स, पी, एल्वियोलाई गैसियस एक्सचेंज, आर। ऑल राइट, तो आर पी क्यू, तो आर पी क्यू किधर है? ओनली इन बी ऑप्शन, ये हमारा आंसर आ गया। बस अब बाकी जो मर्जी हो, क्योंकि देखो हमें सीधा आंसर दिख रहा है, आर पी क्यू। 4 है, रिलैक्स एंड गेट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। अब ये जो मर्जी हो, रिब्स या डायफ्राम, अब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इज दिस क्लियर? इसका बी ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी बचे, क्योंकि एस और टी तो क्लियर ही नहीं दिख रहा कि क्या है। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन अच्छा था बट डायग्राम क्लियर नहीं है, तो दिस क्वेश्चन कैन बी मेड बेटर। अगर इसमें सही डायग्राम ढंग से दिया जाए तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11, if structure marked X in the diagram is blocked, then which of the following processes will not occur? X को ब्लॉक कर दो तो क्या क्या नहीं होगा? ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो इसका आंसर होगा बी, बी ऑप्शन। ऑल राइट, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा को ब्लॉक कर दिया तो गैसियस एक्सचेंज रुक जाएगा, सब कुछ रुक गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, इन फोटोसिंथेसिस which of the following structures are used up, which are produced and which are necessary but they remain unchanged after the reaction? Select the correct option from A to D in the table below. What is used up? यूज अप क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोड्यूस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस क्या होता है? ऑलराइट, चलो पिक अप द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज यूज्ड अप? कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होगा, वाटर भी यूज होगा, पर हमारे पास सही ऑप्शन नहीं है, तो वाटर इज यूज्ड अप। प्रोड्यूस क्या होता है? ऑक्सीजन, रिमेन अनचेंज्ड, क्लोरोफिल। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? डी ऑप्शन, क्योंकि बच्चे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पिक कर लेते हैं तो यहां प्रोड्यूस दे दिया वाटर, है ना, और रिमेन अनचेंज्ड है सेलुलोस, ये तो गलत है, ये इसका तो फोटोसिंथेसिस से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो वी हैव टू पिक ऑप्शन डी, वाटर, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का डायग्राम है। आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट्स बाय सिलेक्टिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स। ओके, ए इज, बचे ए तो अंदर की साइड लाइन जा रही है तो ग्लोमेरुलस, बी इज बोमन्स कैप्सूल, सी इज कलेक्टिंग डक्ट, ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन क्या है बचे? डी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ए इज ग्लोमेरुलस, बी इज बोमन्स कैप्सूल, सी इज कलेक्टिंग डक्ट। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज बेस्ड ऑन डबल सर्कुलेशन, और ये इस बार सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया है। You have to identify the correct labeling. बच्चे नंबर 1, this is number 1, this is bringing blood from lungs to heart, तो बच्चे this is pulmonary vein, ये क्या है? pulmonary vein। okay, तो 1A, it takes blood away, okay, मैचिंग करनी है। all right, blue, ये ब्लड लेके जा रहा है लंग्स की तरफ, ये पल्मनरी आर्टरी है, दिस इज वेना कावा, एंड दिस इज टेकिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, दिस इज डॉर्सल एओर्टा। अब इसको मैच करिए। ओके, इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल, तो बचे 1 का सी है, टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, so that will be 2, brings deoxygenated blood, okay,
कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में हो सकता है? पल्मनरी आर्टरी, ओके। थर्ड इज पल्मनरी आर्टरी। फोर्थ इज वेना कावा, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑल राइट, अब देखिए ध्यान से, 1C, 1C, 2A, 3D, 4B। तो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन बन गया A। ऑल राइट, इट वॉज, आपको बड़े ध्यान से करना है। इज इट क्लियर एवरीबडी? सबको समझ आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। एंजाइम X converts starch into simple sugars, starch into simple sugars, and also is the first enzyme to mix with food. Identify X. बच्चे दिस इज अमाइलेज, यहाँ अमाइलेज लिखा हुआ है पर इसको ना पूरा लिखना चाहिए, इट इज सलाइवरी अमाइलेज। एक अमाइलेज इंटेस्टाइन में भी आता है, तो इसलिए अमाइलेज से कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसे पूरा लिखना चाहिए, सलाइवरी अमाइलेज। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16। Which one of the following metals does not react with cold as well as hot water? ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है ना हॉट वाटर से, तो बच्चे इसका आंसर है आयरन, Fe। Fe reacts only with steam, it will only react with steam। ओके, पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाता है, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पर बच्चे मैग्नीशियम जो है इट विल रिएक्ट ओनली विद बॉइलिंग वाटर। ये बॉइलिंग वाटर के साथ करता है, ये कोल्ड के साथ रिएक्ट कर जाता है, ये भी कोल्ड के साथ, और ये स्टीम के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। इज इट क्लियर? आयरन रिएक्ट्स ओनली विद स्टीम। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, they react only with steam. Aluminium, zinc, iron, they react only with steam. Potassium, it can react with cold water and it is very explosive reaction. Calcium will react only with cold water, ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं है, माइल्ड है। और मैग्नीशियम कोल्ड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, ये बॉइलिंग के साथ रिएक्ट करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17। Reaction between elements X and Y result in compound Z. X loses electrons, तो बच्चे ये मेटल है, Y gains the same, it is non-metal. Which of the following property is not shown by Z? तो बच्चे it is ionic compound, ये ionic compound है, ये आपने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा है, ionic compound। अब आपको ढूंढना है इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ionic compound की नहीं होती। It has low melting point, B option, this is the correct answer। बेटा करेक्ट आंसर फॉर 16 इज डी ऑप्शन, ये रहा आयरन। मैंने तो वो आपको जस्ट बताया था कि मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम कोल्ड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? 16D। इज इट क्लियर? 16 में पूछा गया डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर, तो आयरन बच्चे गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, इसके ऊपर स्टीम पास करनी पड़ती है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 18। A blue litmus paper was first dipped in dilute HCl, तो बच्चे ये ब्लू लिटमस पेपर जब HCl में जाएगा it will turn red, ये रेड हो जाएगा HCl में, and then in dilute NaOH। तो बच्चे होगा क्या? first to red and then to blue, correct option is A। पहले ये रेड होगा और फिर ब्लू हो जाएगा दोबारा, सो ए ऑप्शन, क्योंकि पहले आपने उसे एसिड में डाला फिर बेस में डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑल मेटल कार्बोनेट्स विद एसिड्स गिव अस सॉल्ट, वाटर एंड CO2।
बच्चे दिस ऑप्शन इज राइट। मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट, वाटर और CO2। बी ऑप्शन, all metal oxides react with water to give salt and acid, but this option is also correct. Metal oxides react with water to give, no, sorry, this option is wrong। बच्चे मेटल ऑक्साइड, जैसे अगर मान लो Na2O है, आप इसे वाटर में डालो तो ये NaOH बनाएगा, तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग। Some metals react with acids to give salt and hydrogen, this is correct। जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे हैं वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। Some non-metal react with water to form acid, this is also correct। तो बच्चे हमें सही ऑप्शन कौन सा पिक करना है, जो इस नॉट करेक्ट पिक करना है, तो बच्चे इट इज ये वाला। इज इट क्लियर? बी ऑप्शन पिक करेंगे। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 23। 3 बीकर्स ABC, बच्चे आपके पास 3 बीकर हैं ABC, each containing 25 ml of water, a small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl added to ABC respectively. It was observed that there was increase in temperature of solution contained in beaker A and beaker B, whereas in case of beaker C, temperature of solution fell. Which one of the following statements is correct? A and B is exothermic, क्योंकि टेम्परेचर बड़ा है तो A and B exothermic process has occurred. All right. Beaker C endothermic process has occurred. तो बच्चे आप कौन सा ऑप्शन पिक करोगे? 1 and 4 करेक्ट चाहिए, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? ऑल राइट, बच्चे what is the nature of calcium phosphate present in tooth? बच्चे दिस इज बेसिक इन नेचर, इसलिए तो जब एसिड बनता है तो ये उसके साथ रिएक्ट करके खराब होना शुरू हो जाता है। फिर है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक, ए ऑप्शन। इसमें बच्चे ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, सो इट इज एक्सोथर्मिक। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 23। What happens when solution of acid is mixed with solution of base in a test tube? बच्चे it is neutralization reaction, तो न्यूट्रलाइजेशन होगी तो सॉल्ट फॉर्मेशन अकर्स। साथ में बच्चे ये एक्सोथर्मिक भी होता है, इट इज एक्सोथर्मिक एज वेल। न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक, ये याद रखना है। तो बच्चे क्या ऑप्शन पिक करोगे? टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेस, 2 and 4, तो डी ऑप्शन। क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, इसमें हीट रिलीज होती है, साथ में सॉल्ट और वाटर बनता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 2 and 4। नेक्स्ट इज बच्चे, ओके वेरी गुड, दिस इज Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस NaOH, तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर है सी, इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Aluminium oxide is amphoteric. So aluminium oxide plus NaOH, it will give me NaAlO2 plus water. ठीक है बच्चे, clear? This is a question from metal and non-metal. Metallic oxides, amphoteric oxides, they react with base to form salt and water. आगे चलो। Assertion reason. Refractive index is a quality which does not have a unit. But is this a quality or quantity? What do you think? Quality or quantity? Refractive index is ratio of two similar quantities. तो बच्चे अगर does not have any unit, तो मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं
कि इसको ट्रू लेना पड़ेगा. ऑल राइट, so this is also true, this is also true, and it is correct explanation. So we will pick up A option. A option. यहाँ वर्डिंग में थोड़ी गड़बड़ है. ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 26. ब्लड प्रेशर इज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर. ओके देवदत्तन, यू आर सेइंग कि 25 का हम क्या करें? डी ऑप्शन पिक करें. असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. डाउट तो मेरा भी यही है क्योंकि क्वालिटी लिखा हुआ है. पर बच्चे देखो, साइंस का पेपर है, साइंस के पेपर में हम ग्रामेटिकल एरर्स और थोड़ी बहुत वोकैबुलरी को इग्नोर कर सकते हैं. ऑलराइट, तो क्योंकि रीजन बिल्कुल सही दिया हुआ है तो असर्शन में भी बस एक क्वालिटी वर्ड की गड़बड़ है, बाकी तो सब कुछ सही है. तो साइंस के पेपर में मुझे वो लगता है वोकैबुलरी पे इतना वो नहीं है जोर. ग्रामर ग्रूमर वोकैबुलरी इतना ज्यादा इधर हम नहीं पढ़ेंगे. तो बच्चे आई थिंक वी शुड पिक ऑप्शन ए. पर वही बात है, व्हेन इन डाउट छोड़ दो. तो आपके पास चॉइस तो होगी ना. जैसे इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, छोड़ दो. गलत करने से अच्छा है छोड़ो. इज इट क्लियर? पर मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होगा क्योंकि सिर्फ इस वर्ड की गड़बड़ है. इज दिस क्लियर? समझ आ गया? ऑल राइट, चलो अब बच्चे असर्शन रीजन. ब्लड प्रेशर इज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर. इट इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर. बच्चे दिस इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही. तो इसका आंसर है ए. Then above chemical reaction, aluminium displaces iron. It is a displacement reaction. This statement is true. Reason, aluminium is more reactive than iron, displaces it from its oxide. ये भी सही है, तो इसका भी A option. तो 27 is also A. Displacement reaction है ये. Is it clear? And aluminium is more reactive, so it will displace iron. All right. सबका ए बन गया अभी तक. क्वेश्चन नंबर 28. इन्होंने 5 असर्शन रीजन दिए हैं, सैंपल पेपर में सिर्फ 4 थे. इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही स्टेटमेंट. रीजन, कॉपर इज बैड कंडक्टर. ये गलत है, तो सी ऑप्शन. कॉपर इज गुड कंडक्टर. कॉपर बच्चे गुड कंडक्टर है, बैड लिखा हुआ है यहाँ, तो यहाँ रीजन गलत हो गया. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. उसके बाद है बच्चे फिनोप्थिलीन गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन. बिल्कुल सही, करेक्ट ऑप्शन. रीजन, फिनोप्थिलीन इज नेचुरल इंडिकेटर. अगेन रॉन्ग, तो अगेन सी. फिनोप्थिलीन बच्चे सिंथेटिक इंडिकेटर है. इट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर. चलो, क्वेश्चन नंबर 30. Beams of light are incident through holes A and B and emerge out of box through holes C and D. तो बच्चे यहां क्या हो रहा है? कन्वर्जिंग. क्या रखा हुआ है इसके अंदर? What do you think? क्या रखा है इसमें? ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब तो नहीं लग रही बेटा. ऐसे आके ऐसे ऐसे थोड़ी हो जाएगी. ऑलराइट, सही है, ग्लास स्लैब ही बनेगी. ओके, तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए. इट इज एक्टिंग एज अ ग्लास स्लैब. बॉक्स के अंदर ग्लास स्लैब है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इट इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. इज इट क्लियर? एक मिनट बना के देखते हैं हम कैसे बनाते हैं. हम ऐसे बनाते हैं, यहां से लाइट रे आई इधर,
फिर पैरेलल, ओके सही है। इज इट गोइंग पैरेलल, ऐसे दिखाया हुआ, ओके ठीक है। क्या करें इसको, ग्लास स्लैब ही बनना चाहिए मुझे लग रहा है, और क्या बनेगा। एग्रीड एवरीबडी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा डायग्राम है। हाँ जी सिमरन, सिमरन Sir, I had a doubt in the 26th question. 26 क्वेश्चन में डाउट है। Yes, sir. हाँ जी, Sir, इसमें assertion और reason दोनों true हैं, but reason cannot be the exact reason for the assertion, no? blood pressure is arterial blood pressure, it is measured by, yes okay correct। इसमें हम बी ऑप्शन पिक करेंगे, नॉट ए, क्योंकि इसमें डिवाइस दिया हुआ है, राइट। अगर इसमें लिखा होता इट इज प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दी वॉल्स ऑफ आर्टरीज, देन इट इज ट्रू। इसका बी ऑप्शन पिक करेंगे, करेक्शन 26 बी, ऑलराइट Yes. ओके। चलो तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। 30A रेक्टेंगुलर ग्लास लैब है, ओके। क्वेश्चन नंबर 31, ऑल राइट। यहाँ तो बहुत सारे डायग्राम दिए हुए हैं, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो बच्चे वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, तो बच्चे वो तो कॉन्वेक्स मिरर में ही बनेगी। नीचे A का 4, तो A का 4 2 में है, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, दैट विल बी फॉर्म्ड इन कॉनकेव मिरर 1, ये रहा। B का 1, तो बच्चे B का 1 ये, तो बस डन, हमारा आंसर आ गया, ये रहा हमारा आंसर। A का 4, B का 1। C का अगर आप चेक करना चाहते हो कर लो, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड C2, D is 3। इज इट क्लियर, समझ आ गया सबको। रे डायग्राम सामने है, रे डायग्राम देख के मैच कर दो, ओके ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम्स इज करेक्ट फॉर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस। बच्चे यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी सीधी, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो करेक्ट इज ए, ए सही है। एनी लाइट रे इंसिडेंट थ्रू फोकल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ए ऑप्शन। फिर है बच्चे 33, ऑल राइट। अ रे डायग्राम of refraction through prism is shown, locate the angle of prism and angle of deviation। बच्चे ये angle of prism है ऊपर, this is angle of prism 1, angle of prism, और ये रहा डेल्टा angle of deviation 9, तो इसका सही ऑप्शन है बी 1 and 9, ओके। ऊपर angle of prism ऊपर है, angle of deviation 9 है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम कोड्स। बच्चे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो ए का आर सिर्फ ये है और कहीं ए का आर नहीं है, तो ये रहा हमारा आंसर। रेनबो फॉर्मेशन, बी का पी, डिस्पर्जन करेक्ट। White color of clouds, scattering, glittering of diamond, internal reflection। हमने तो आंसर बचे एक से ही ढूंढ लिया, ऐसे कोडिंग में सिर्फ एक से ही आंसर मिल जाएगा, एक दो को ही करना होता है, बाकी तो वो सब मैच होना चाहिए। इज इट क्लियर, समझ आ गया कैसे किया। हमने सिर्फ ये देखा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और आर है इसका आंसर, तो ए का आर सिर्फ किस में है, सी में, और कहीं भी नहीं है। फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए आप सारे देख सकते हो, आंसर वही है। चलो नेक्स्ट, द क्लियर स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज, बच्चे क्लियर स्काई क्यों ब्लू दिखता है। ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड, दिस इज रॉन्ग। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस गलत, वायलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड मोर देन, ओके बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन, क्योंकि वायलेट और ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है।
और वो ही सबसे ज्यादा स्कैटर होके फैलती है, इसलिए हमें ब्लू लाइट दिखती है, ब्लू कलर दिखता है स्काई। क्वेश्चन नंबर 36, कलर ऑफ हेडलाइट सुटेबल फॉर व्हीकल इन फॉगी लाइट, फॉगी वेदर। बचे रेड, क्योंकि इसकी लीस्ट स्कैटरिंग है, लीस्ट स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 36B, 37, bluish color of water in deep blue sea is due to, बचे रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर। एक्चुअली जो आपको डीप ब्लू सी दिखता है वो क्यों दिखता है? इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन द वाटर। इज इट क्लियर? समझ आ गया? जो स्काई की रिफ्लेक्शन है वो पानी में दिखती है, इसलिए हमें पानी ब्लू दिखता है। ऑल राइट। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ट्रू, बिल्कुल सही। ट्रांसपिरेशन से प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। जैसे बच्चे हमारी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करती है? स्वेटिंग। सिमिलरली प्लांट्स अपना टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करते हैं? ट्रांसपिरेशन। देन क्वेश्चन नंबर 39, in which of the following groups of organisms food material is broken outside? तो बच्चे यहाँ डीकम्पोजर ढूंढने हैं, डीकम्पोजर्स। तो इसका आंसर है ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। ये ऐसा क्वेश्चन हम बच्चे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट। क्वेश्चन 40, in which part of alimentary canal food is finally digested? Small intestine। वेरी इजी क्वेश्चन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन होती है कंप्लीट। फिर है बच्चे क्वेश्चन नंबर 41 सॉरी। ऑल राइट, दिस इज अमीबा। अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखा रहे हैं, बट इन रैंडम ऑर्डर। तो बच्चे सबसे पहले बनेगा डी। ओके, ऑल राइट। सबसे पहले ये डिसाइड करो इंजेक्शन कहाँ हो रही है? इंजेक्शन CABD। ऑल राइट, ये ऑर्डर फॉलो करेंगे बच्चे। 1 2 3 4। अब ऑप्शंस पिक करिए, पर सी दिया ही नहीं हुआ कहीं भी, सी पहले दिया नहीं है। तो इसका ये मतलब है वी स्टार्ट फ्रॉम डी, C A, ओ जस्ट D C A B, 1 2 3 4। तो DABC भी कहीं नहीं है, तो दैट मीन्स ये ऑर्डर भी गलत हो गया। तो हमें सी से देखना है, ये तो दिखाया ही नहीं है कहीं। ओके, कहां से बिगिन करें? अगर मैं इसको यहां से इंजेक्शन का प्रोसेस शुरू मान लूं तो ये, तो CA तो दिया ही नहीं है, गड़बड़ है। हाँ जी देवदत्तन, मुझे लग रहा है ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी तो होगा। सबसे पहले ऐसा, क्योंकि अमीबा सबसे पहले उसके फूड के पास जा रहा है, उसके बाद A B। ऑल राइट, ओके। तो मतलब इसमें ये ऑर्डर है कि यहाँ पहले फूड दिखा, फिर फूड को एनगल्फ करने की कोशिश हुई, फिर इंजेक्शन हुई, फिर डाइजेशन हुई। मुझे ना ये इजेक्शन की तरह लग रहा था कि वेस्ट बाहर निकाल दिया। तो मुझे ओके, क्वेश्चन नंबर 37 में डाउट है। 37। यस सर। ऑल राइट, ओके, चलो वापस। हाँ जी बताओ। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, जैसे एटमॉस्फेयर में होता है वैसे ही पानी में होगा। बेटा ब्लूइश वाटर ऑफ कलर जो है ना डीप सी का, इसका आंसर ये है रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर। जो आपका स्काई का कलर होता है ना ब्लू, वो आपको वाटर में भी दिखेगा। सर लेकिन जो स्काई का कलर होता है सर, वो तो डीप जो डार्क ब्लू है वैसा तो नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा डार्क होता है। ऐसा करो, इसको एक बार गूगल पे सर्च करके देखो क्या बोलता है। ओके, एक बार गूगल पे ऐसे डालो ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू, देखो क्या आंसर आता है। तब तक हम आगे चलते हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 42, वेयर इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? यूरिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? DCAB। ओके, इसका तो सी ऑप्शन है।
Okay, question number 42. Where is urine produced? It is produced in nephron. Very easy. Nephron के अंदर प्रोड्यूस होता है. Okay, Devadatta, it is showing scattering of light. चलो, all right. मुझे तो लगता है इसका आंसर बी होना चाहिए, पर चलो स्कैटरिंग. लेट मी चेक दिस क्वेश्चन वंस. एक बार मैं जरूर चेक करूंगा. स्कैटरिंग जो है बच्चे एटमॉस्फेयर में होती है. एटमॉस्फेयर में जब स्कैटरिंग होती है तो उसकी वजह से हमारा स्काई ब्लू हो जाता है, और उसकी रिफ्लेक्शन अगर हम क्लियर वाटर में देखते हैं तो वो स्कैटरिंग की वजह उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमें वो ब्लू दिखता है. अब आई थिंक इसको कॉज एंड इफेक्ट की तरह ना बोल रहे हो कि अगर स्कैटरिंग होगी तो स्काई ब्लू होगा, और स्काई अगर ब्लू होगा तो जब उसकी रिफ्लेक्शन वाटर में देखोगे तो कलर ऑफ. ऑल राइट, लेट्स चेक करके देखेंगे. ठीक है ना, चेक करके देखेंगे. ऑल राइट, ओके, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 43. Which of the following statements is or are true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to. ये भी हमने किया हुआ है बच्चे. क्वेश्चन नंबर 1 है इसका. सॉरी, ऑप्शन 1. Formation of silver by decomposition of silver chloride. All right, the formation of silver by decomposition of silver chloride. बच्चे आपको एक चीज ये याद रखनी है, यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. अगर मान लो ब्लैडर की जगह किडनी लिखा होता तो आप क्या पिक करते? आप तब भी नेफ्रॉन ही पिक करते, किडनी नहीं पिक करोगे, नेफ्रॉन ही पिक करोगे. किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होती है उधर यूरिन बनता है. इज इट क्लियर? अगर नेफ्रॉन की जगह कुछ और होता, लेट्स से यहाँ लंग्स होता, फिर तुम किडनी पिक कर सकते थे. You have to pick up the most appropriate answer. Okay, Arham is, I think Arham ने also Google पे search किया होगा. He is writing blue color of sky is due to scattering and reflection. Scattering, and due to reflection of that, it is then considered for the color of sea. That is what I am saying कि जो cause and effect वाला इसमें केस हो गया कि जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी तो स्काई ब्लू दिखेगा, और वो जो स्काई ब्लू कलर का है वो जब आप वाटर में उसकी रिफ्लेक्शन देखोगे तो वाटर ब्लू दिखाई देता है. वाटर के अंदर कोई स्कैटरिंग नहीं. चलो, लेट अस चेक दैट क्वेश्चन. कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन जहां आपको डाउट लगता है वो छोड़ सकते हो. A1. चलो, क्वेश्चन नंबर 44. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स X, Y, Z, 28, 287, 282. Okay, which of the following is correct? बच्चे इसमें ढूंढो मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है. Z तो मेटल है, Z is metal. Y is non metal. Yes, तो करेक्ट ऑप्शन इज D. बच्चे ये कैसे पता लगेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है. अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी अ मेटल. अगर 4 से ज्यादा हो गए तो नॉन मेटल. इज इट क्लियर? समझ आ गया सबको? ऑल राइट, वेरी गुड. ओके, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंजमेंट फॉर copper, tin, lead and mercury according to reactivity series. All right, okay, तो देखो copper, okay, let us write this. All right, iron, lead, Pb, hydrogen, copper, mercury, silver, gold, Pb. I think this is the order. तो इसके अंदर कॉपर और मर्करी. ओके, आपको बताना है इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है. ऑल राइट, तो कॉपर मर्करी टिन. ऑल राइट, तो बच्चे विल पिक दिस ऑप्शन ए. क्या लगता है? ए ऑप्शन होना चाहिए. ऑप्शन ए. विच इज मोर रिएक्टिव, टिन और लेड?
आयरन, क्रोमियम, निकल, आई थिंक टिन इज मोर रिएक्टिव। सही है। ओके, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, ए ऑप्शन पिक करेंगे। चलो, तो टिन इज मोर रिएक्टिव देन लेड, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन मरकरी। ऑल राइट, क्वेश्चन 46, what happens when a pellet of sodium is dropped? Okay, it catches fire and forms hydroxide. ये होना चाहिए सी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत डाउट होता है। जब आप सोडियम को पानी में डालोगे ना, तो पहले उसका Na2O बनता है, सोडियम ऑक्साइड, फिर ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बनता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ए भी दिया हुआ है, इट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि दो दो ऑप्शन सही लगते हैं। ओके, सी लिखो, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो बचे हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड तो मिलने नहीं वाला। सोडियम ऑक्साइड बनता है पहले, पर पानी के साथ रिएक्ट करके NaOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि Na प्लस वाटर, Na2O प्लस हाइड्रोजन, फिर वो फर्दर NaOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई थिंक वी शुड पिक सी। Na2O तो नहीं मिलने वाला, उसे तो आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, ओके। अरहाम, क्योंकि पानी पानी के अंदर ही डाला है ना सोडियम, तो पानी तो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि इनिशियल रिएक्शन में Na2O बनता है, पर Na2O आपको मिलने नहीं वाला, वो तो पानी से ही। ओके, तो हमें यही देखना है, सी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, two aqueous solutions of P and Q have pH 5 and 13. All right, करेक्ट, इंटरफेरेंस नहीं है, इन्फ्रेंस होगा इधर, इसमें थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स है, इन्फ्रेंस। ओके बच्चे, सोल्यूशन पी का पीएच 5 है, मतलब वो एसिडिक है। बच्चे 5 है तो आपको कोई वीक एसिड चाहिए, तो बच्चे मुझे लग रहा है इसका सही आंसर ये होगा बी, वीक एसिड पिक करना है कोई। HCl का तो पीएच 5 से बहुत कम है, और कोई वीक बेस लेनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैन वी पिक बी ऑप्शन? 5 और 3 है, सॉरी 5 और 13। बच्चे NaOH तो 14 के पास ही पहुंच गया, NaOH तो 14 के पास ही आ गया, 14 होता है इसका। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम कह सकते हैं 12-13 की रेंज में आ जाएगा। NaOH तो बचे वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका पीएच तो 14 के आसपास ही है, 13 नहीं होगा। और HCl का पीएच अगर मैं देखूं, HCl का पीएच 1-2 इसके आसपास आ गया। सो आई थिंक वी शुड पिक अप ऑप्शन बी। एक बार चेक करिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पर कंसंट्रेटेड लोगे? यस, देवादत्तन इज सेइंग 12.8। तो बेटा 12.8 तो 13 ही है ना, 12.8 इज 13, कितना फर्क है? NaOH इज 14, NaOH तो बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो उसको तो छेड़ना ही नहीं है, वो तो 14 है। एनसीईआरटी की बुक में चेक करिए, NaOH का 14 pH लिखा होगा। तो वी हैव टू पिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, 11-12 के आसपास आई थिंक आ जाता है इसका भी। एक बार आप चेक कर सकते हैं इसको बुक में, इंटरनेट पे NaOH 13 दिया हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चेक करो एक बार, देवादत्तन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चेक करो एक बार। एनसीईआरटी की बुक में देखो क्या लिखा है, आई थिंक एनसीईआरटी की बुक में तो 14 लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में 14 लिखा हुआ है, चेक करिए।
That is what I am saying, Simran. NaOH की जो pH दी हुई है 13 दी हुई है, सॉरी 14 दी हुई है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पिक कर लें या NH4OH पिक कर सकते हैं. ओके पर बच्चे NH4OH के साथ HNO3 दिया हुआ है, तो HNO3 का pH तो बच्चे 5 से बहुत कम है, तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा बन रहा है? बी ऑप्शन. बी ऑप्शन बन रहा है सबसे अप्रोप्रिएट. इज दिस क्लियर? समझ आ गया सबको? सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन पिक करना है हमें. तो सोल्यूशन P is ethanoic acid and Q is CaOH twice. All right. Okay. Question number 48. Which of the following statements about the given reactions are correct? बचे again question जो हमने पहले किया हुआ है. Iron metal is getting oxidized. A is correct. Water is getting reduced. Correct. Water is acting as reducing agent. This is wrong. Water is acting as oxidizing agent. This is correct. तो बचे इसका सही ऑप्शन है A, B, D. वाटर बचे रिड्यूस हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा. ऑल राइट, आगे चलो. केस स्टडी. ओके, दिस इज केस स्टडी फ्रॉम सैंपल पेपर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, 2 लेंसेज यूज हुए. ओके, L1 was bigger, L2 was smaller. Larger lens gathers and bends the light, while smaller one magnifies the image. Big thick lenses are more powerful, so to see far away she needed a big powerful lens. Okay, तो बच्चे लेंस 1 क्या होना चाहिए? लेंस 1 शुड बी कॉन्वेक्स. ये तो कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए और यहाँ इमेज मैग्नीफाई करनी है. ऑलराइट, तो लेंस 2 क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन, बाइफोकल लेंसेस. बच्चे why are you saying bifocal lenses? What do we understand by the term bifocal lenses? Bifocal lens का क्या मतलब है? ऑलराइट बच्चे, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस होने चाहिए. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय बाइफोकल लेंस? बच्चे इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, दोनों कॉन्वेक्स लेंस होने चाहिए. आप इसका सेटअप भी देख सकते हो टेलीस्कोप का, दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं. ऑलराइट, ओके. Next is, okay, question number 50. If powers of lenses L1 and L2 are in ratio of 4:1, what would be ratio of focal length of L1 and L2? All right, very good question. बच्चे power P1 by P2, it should be equal to F2 by F1. Why? क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल होता है. तो बच्चे अगर ये 4:1 है तो ये 1:4 हो जाएगा. फोकल लेंथ शुड बी इन रेशियो 1:4. तो बी आंसर. फोकल लेंथ रेसिप्रोकल होता है. इज दिस क्लियर? वेरी गुड क्वेश्चन. पावर्स ऑफ लेंसेज L1 and L2 are in ratio of 4:1. What would be the ratio of focal length of L1 and L2? It has to be reciprocal. B. चलो, क्वेश्चन नंबर 51. What is formula for magnification obtained with a lens? Ratio of height to height of the object. बचे ये 51A. Is this clear? Magnification का फॉर्मूला लगाना है. Height of image to height of object का रेशियो.
52. Sumati did some preliminary experiment with lenses and found out that magnification of eyepiece L2 is 3. If in her experiment with L2 she found an image 24 centimeter from lens, at what distance did she put the object? Okay. बच्चे मैग्निफिकेशन दी हुई है, इमेज मिली 24 सेंटीमीटर पे, तो किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा? m is equal to minus v by u. बच्चे फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इट शुड बी 8 सेंटीमीटर. बताइए 8 सेंटीमीटर 24 8 centimeter object. C option. All right. Okay. चलो नेक्स्ट एक्टिविटी बच्चे, इसमें लाइम वाटर, दिस इज रेस्पिरेशन एक्टिविटी. ये रेस्पिरेशन की एक्टिविटी है, लाइव प्रोसेसेस. ओके. दूसरी एक्टिविटी बच्चे, ईस्ट और शुगर सोल्यूशन, दिस इज फर्मेंटेशन. तो दोनों में CO2 बन रहा है. ऑल राइट. सेलेक्ट द करेक्ट. Amount of CO2 in atmospheric air and exhaled air are equal. बच्चे this is wrong statement. Respiration में जो CO2 बाहर आती है बहुत ज्यादा है. Exhaled air contains more CO2 as compared to atmospheric air. This is correct. Atmospheric air contains more CO2 as compared to exhaled air. This is wrong. Lime water immediately turns milky in both test tubes. Immediately एटमॉस्फेरिक एयर में थोड़ा टाइम लगता है. लेट्स सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3, 1, 3 and 4. ऑल राइट. बच्चे दोनों टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर एकदम मिल्की एक साथ नहीं होगा. इस वाले में थोड़ा स्लो होगा क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक एयर है, और यहां फास्ट होगा. इज दिस क्लियर? सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? वी हैव टू पिक ऑप्शन डी. तीनों गलत स्टेटमेंट्स है, 1, 3 and 4. ओनली सेकंड इज करेक्ट. जब हम रेस्पिरेशन करते हैं और एयर बाहर छोड़ते हैं उसमें ज्यादा CO2 होती है. ओके. और जिसमें ज्यादा CO2 होगी उसमें जल्दी होगा, इमीडिएटली. पिचकारी वाले में स्लो होगा क्योंकि वहां एटमॉस्फेरिक CO2 है. सेकेंड एक्टिविटी, Ria observed that lime water turns milky in test tube after some time. Lime water turns milky in test tube immediately. No change in color. बचे बी है इसका ऑप्शन. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन टेस्ट ट्यूब. ओके. इमीडिएटली और इट विल टेक टाइम. बचे इट विल टेक टाइम, सॉरी, दिस इज फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन होने में टाइम लगेगा. इट इज स्लो प्रोसेस, इट विल टेक टाइम. तो बचे इट शुड बी ए. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन टेस्ट ट्यूब आफ्टर सम टाइम, क्योंकि ईस्ट को थोड़ा टाइम लगेगा काम करने में अपना. इज दिस क्लियर? 54A क्लियर? फर्मेंटेशन होने में बच्चे टाइम भी तो लगेगा ना, एकदम CO2 थोड़ी आनी शुरू हो जाएगी. तो 54A. नेक्स्ट क्वेश्चन 55. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. इट कैन बी कंक्लूडेड carbon dioxide is produced as result of digestion of food. Wrong. Carbon dioxide is produced as aerobic respiration in first activity. True. Oxygen is produced as result of aerobic. Wrong. Wrong. बच्चे दूसरी एक्टिविटी में अल्कोहल बन रहा है, लैक्टिक एसिड नहीं बन रहा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी. CO2 is produced as result of aerobic respiration in first activity. Question number 56. Products of fermentation in yeast: ethanol, CO2, energy. बच्चे लैक्टिक एसिड और एनर्जी मसल में बनती है. चलो, reaction between MnO2 and HCl is depicted. Chemical reaction between MnO2 and HCl is an example of. बच्चे it is a redox reaction. ये NCERT की बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है. MnO2 plus HCl gives me MnCl2 plus water plus Cl2. तो बच्चे this is a redox reaction, reduction oxidation. 57C. Is it clear everybody? Redox reaction है 57.
All right. We are coming to last 3 questions. All right. Identify the correct statement. MnO2 is getting reduced, whereas HCl is getting oxidized. बच्चे A option is correct. MnO2 is getting reduced क्योंकि उसकी ऑक्सीजन हट गई. All right. और HCl क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ. Is it clear? ये हमने याद रखना है. Question number 59. Above discussed reaction, what is the nature of MnO2? बच्चे MnO2 is metallic oxide. ये metal oxide है. It is basic. ओहो, यहाँ एम्फोटेरिक भी दिया हुआ है. All right, पर हम बेसिक ही पिक करेंगे क्योंकि आपको एल्यूमिनियम जिंक. तो बेसिक ऑक्साइड. It is a basic oxide. All right. Question 60. If we take dry HCl gas instead of HCl instead of aqueous solution, तो बच्चे क्या रिएक्शन होगा? बच्चे अगर आप dry HCl गैस लोगे, no reaction will occur. तो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा B. Reaction will not occur. Dry HCl gas will not react with MnO2. Is it clear, everybody? समझ आ गया सबको? क्लियर? ऑल राइट, ठीक है. सो बच्चे वी आर थ्रू. हमने ये क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कस कर लिया. इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, वेरी गुड क्वेश्चंस, पर कुछ एरर्स भी थे बीच बीच में, वर्डिंग्स की गड़बड़ थी. ऑल राइट, चलो. सो बच्चे दिस क्वेश्चन पेपर आई विल से इट वाज नॉट एवरेज. एवरेज से ये ऊपर क्वेश्चन पेपर था. यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर बोर्ड एग्जाम में थोड़ा टफ क्वेश्चन पेपर आएगा तो इस हिसाब से ही आएगा. ओके, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ऑल राइट, चलो. सो बच्चे आई विल बी फिनिशिंग दी सेशन हियर टुडे. आज मैं अपना सेशन यहीं खत्म करने जा रहा हूं. ऑल राइट, प्लीज कीप ऑन स्टडिंग. पढ़ते रहिए. All right, टाइम ज्यादा स्पेंड करिए अपनी बुक्स के साथ. You need to revise. What we are hearing is that from November 15 your skill subjects exams will start. आपके जो स्किल सब्जेक्ट के एग्जाम है वो नवंबर 15 से शुरू हो जाएंगे और मेन सब्जेक्ट के एग्जाम नवंबर 24 से शुरू होंगे. मतलब 15 से 24 तक स्किल सब्जेक्ट्स होंगे. तो मतलब आप ये मान के चलो कि नवंबर 24 के बाद आपके मेन सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम्स. सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड. ऑलराइट, अभी भी 1-1.5 महीना है आपके पास. बच्चे स्किल सब्जेक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मार्केटिंग स्किल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर. तो नवंबर 15 से मतलब स्किल सब्जेक्ट शुरू होंगे, स्किल सब्जेक्ट्स के पेपर. तो मतलब नवंबर 24 के आसपास फिर इधर से पेपर शुरू होंगे मेन सब्जेक्ट्स के. तो अभी भी आपके पास टाइम है. अभी भी अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यू कैन स्कोर वेरी वेल इन टर्म 1. आपका गोल क्या होना चाहिए? 40 on 40. दिस शुड बी योर गोल. अगर 40 से कम रखने की कोशिश करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी. 40 on 40 गोल होना चाहिए. हाँ जी अनेशा. यस सर. आपका हाथ ऊपर है. सॉरी सर, गलती से हो. ऑल राइट, चलो. ओके बच्चे, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास.